जय माता के मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हम रमेश सजल आप सभी को पुनः स्वागत करते हैं। यूँ तो भारत हमेशा चुनावी मूड में रहता है, मेरा भारत महान, और वक्त के झरोखे पे मेरा देश खड़ा होकर के 2022 के राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा है। इतिहास गवाह है मित्रों, भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति और भारत का सिद्धांत कहता है कि राष्ट्रपति का पद इतना गरिमामय है कि इसकी चुनाव सर्वसम्मति से होता तो अच्छा होता, मगर ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि भारत के इतिहास में मात्र एक बार लीलम संजीव रेड्डी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये मानकर चला जाए कि भारत का सर्वोच्च पद अब चुनाव का अखाड़ा बन गया है? तो क्या ये मान के चला जाए कि राष्ट्रपति पद अब चुनाव का हथियार बन गया है? या यूं कहें कि राष्ट्रपति का पद आरक्षित होकर के चुनाव का एक वोट बैंक बन गया है? शायद हाँ या नहीं भी। महामहिम राष्ट्रपति का पद इतना गरिमामय होता है मेरे दोस्त कि फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति का काम सरकार के साथ सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाना होता। राष्ट्रपति का काम समय समय पर सरकार को आईना दिखाना भी होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के प्रणब मुखर्जी तक लगभग सभी ने यह काम किया, किंतु अफसोस कि वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं या जो सरकार के हाथों कठपुतलियों की तरह डोलते रहे। एक बात कहने की आजादी मुझे देते जाइएगा कि भारतीय इतिहास में जब जब दलित राष्ट्रपतियों का नाम आएगा तो रामनाथ कोविंद जी को कोई याद करे या ना करे, मेरे सबसे प्रिय राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब जी को कोई भूल नहीं पाएगा। के.आर. नारायण साहब वही के.आर. नारायण साहब जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में दलितों के लिए न्यायाधीश बनने का रास्ता खोल दिया। याद होगा आपको 12वीं लोकसभा का चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था और सरकार बनाने के लिए के.आर. नारायण साहब के पास पेशकश की थी, तब के.आर. नारायण साहब शपथ ग्रहण करने के लिए न्योता तक नहीं भिजवाया था। जब समर्थन देने वाले सभी पार्टियों का समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर हो गए तो इंश्योरेंस के तौर पर सारी व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरांत उन्होंने आदरपूर्वक अटल बिहारी वाजपेयी जी को शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाया था। वो भी दिन आपको याद होंगे जब आरएसएस के दबाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने के लिए के.आर. नारायण साहब के पास प्रस्ताव भेजा था। और ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि के.आर. नारायण साहब ने बड़े मासूमियत से अपने वीटो पैकेट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ी शालीनता पूर्वक उस प्रस्ताव को अपने पास रख करके ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वो भी दिन आपको याद होंगे। कारगिल का युद्ध भला कौन भुला सकता है? जितनी ताकत से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल का युद्ध लड़ा था, उतनी ही ताकत के साथ के.आर. नारायण साहब राष्ट्रपति जी ने कारगिल युद्ध के समाप्ति के बाद एक दिन भरी बाजार में कारगिल के युद्ध का पाई पाई का हिसाब मांग लिया था उन्होंने। और ये भी बड़प्पन कही जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि सीना ठोक करके उन्होंने कारगिल के युद्ध का पाई पाई का हिसाब राष्ट्रपति जी को दिया था। इसे कहते हैं शेर का सवा शेर। और फिर आया महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का वो दौर, जब 2014 में मोदी की सरकार बनी और अभी मोदी साहब को 1 से 1.5 साल भी नहीं बीते थे कि गुजरात एंटी टेरर बिल प्रणब मुखर्जी जी के टेबल पर था और प्रणब मुखर्जी जी ने उसे भी वापस कर दिया था। है कोई ऐसा राष्ट्रपति? याद कीजिएगा, इतने मजबूत मोदी सरकार को भी उन्होंने चुनौती दे दिया था। आखिर दे भी क्यों ना? सवाल राष्ट्रपति के गरिमा का था। और तभी से मोदी साहब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ब्रांड की चाय से मोदी जी की इतनी जीभ जली कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव जब जब भी आएगा और आता है तो मोदी साहब बड़े कर फूक फूक कर राष्ट्रपति चुनाव का चाय पीते हैं। ये बात अलग है कि जिस गुजरात एंटी टेरर बिल को भारत के 3 राष्ट्रपति पहले से वापस कर चुके थे, जैसे ही मोदी साहब ने रामनाथ कोविंद साहब के टेबल पर यह बिल भेजा, तनिक लेश मात्र भी देर नहीं किया कोविंद साहब ने उस पर हस्ताक्षर करने में। और यही पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है? यही डर एक घर कर जाता है हम जैसे भारतवासियों के दिल में। हमारे बिहार में एक कहावत है, कोठा होके चाहे ना होके पलानी होके के चाहिए, गोर करिया से का भइल मुंह पे तनी पानी होके के चाहिए।
अनपढ़ होके चाहे गंवार होके इंसान के शान से जिए खातिर तनि स्वाभिमानी होके के चाहिए। उस दिन तो रामनाथ कोविंद जी ने हद ही कर दिया, जिस दिन कानपुर के उनके अपने गांव में मोदी जी और जोगी जी के स्वागत में उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 18 बार मोदी जी के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कहते रह गए। तब मित्रों, हम जैसे इंसान सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि भारत का सर्वोच्च पद, महामहिम राष्ट्रपति का पद क्या इतना बेचारा सा हो जाता है? ऐसा नहीं कि जी हजूरी का इल्जाम सिर्फ रामनाथ कोविंद जी पे लगता आ रहा है। इतिहास के पन्नों में भी ऐसे बहुत से राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए तो यह भी कहा जाता है कि बात 1953 की है, जब वो काशी के दौरे पर थे और काशी के घाट पर 200 ब्राह्मणों का चरणामृत चरण धो करके उन्होंने पिया था। यह बात अलग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी तीखी आलोचना की थी। राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमामय होता है, ये इल्जाम और लालचन ज्ञानी जेल सिंह जी पर भी लगा था, जब उन्होंने शरेआम कहा था इंदिरा गांधी जी के करते मैं राष्ट्रपति हुआ हूं और ऐसे में मुझे इंदिरा गांधी जी के ऑफिस पर झाड़ू भी लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा। इस तरह के राष्ट्रपति जब हमारे देश में होंगे तब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या भारत का सर्वोच्च पद के साथ ऐसा होना चाहिए, या भारत के प्रधानमंत्रियों को स्वाद सा लग गया है और इसी तलाश में भारत के गलियारों में भटकते रहे मोदी जी आज काल परसों, और इसका फायदा उठा करके विपक्ष ले आया एक ऐसा शेर जो अपनी जवानी के दिनों में पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी रहा, आईएएस भी कंप्लीट किया और घर घर चर्चाएं होती है उसके आन बान और शान की। जब बिहार के मुख्यमंत्री महामाया बाबू को उन्होंने 2 टुक में कह दिया था, आप चाह कर भी आईएएस नहीं बन सकते और मैं जब चाहूं तब मंत्री बन सकता हूं। इतनी रौबदार चंद्रशेखर के अति प्रिय, जेपी बाबू के दुलारे, अटल बिहारी वाजपेयी के दिल के करीब रहने वाले भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री मिस्टर यशवंत सिन्हा जी, तेज तर्रार। अब आप हंस रहे होंगे कि जिसको कोई ठीक नहीं है बनने का, जिसका कोई वोट बैंक नहीं है, उसका नाम मैं इतने शान से ले रहा हूं। मगर दोस्तों, आखिर कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई आईएएस मजा हुआ राजनीतिज्ञ जानकर भी राष्ट्रपति चुनाव कि ये हम हार जाएंगे खड़ा नहीं होता। कुछ तो कारण रही होगी, कुछ तो इसका रीजन रहा होगा, और यही कारण है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ यशवंत साहब ये बोलते नहीं थकते, खेला हो बे, सुनिए बहुत खेल बाकी है, खेला हो बे। उनकी यही विरोध करने की शैली शायद मोदी साहब के माथे पे पसीना ला दिया था। कुछ हो या ना हो मित्रों, मगर इतना तो तय है कि विपक्षियों की लगभग 16-17 पार्टियों को एकता का एक सूत्र में उन्होंने बांध तो दिया ही, एकता का एक धुरी तो उन्होंने प्रदान कर ही दिया। शायद 2024 तक काम आ जाए, और यही बात मोदी सरकार के माथे का पसीना बन गया। कहा जाता है ना कि सोनारा का टिक टिक लोहरा का धमाक, आखिर मजा हुआ चढ़क के भी तो उधर खड़ा है अमित शाह जिसको कहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कहीं मजा आ जाता, मोहन भागवत जी को राष्ट्रपति बना देते। आखिरी दम तक मैंने ये साथ नहीं छोड़ा था कि नीतीश कुमार तो निश्चित हो सकते हैं, मगर इसे कहते हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी ला करके खड़ा कर दिया कि झारखंड से लेकर के, बिहार से लेकर के उड़ीसा के नवीन पटनायक तक का हौसला पस्त हो गया। आखिर कौन ये प्रत्याशी जो भारत के लगभग 60-70 लोकसभा सीट को प्रभावित करता हो अपनी जाति के प्रभाव से? आखिर कौन है जो उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सबको अपनी उंगली पर नचाने के लिए मजबूर करता हो? हाँ, आपने ठीक समझा, वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। एक आदिवासी संथाल जनजाति से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू जी, जो पूर्व झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। इनका परिश्रम और इनकी काबिलियत पर अगर कोई शक करता हो तो ये बेईमानी सा लगेगा। तो ये वही द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो अपनी सादगी से, अपनी व्यवहार से पूरे भारत का दिल जीत चुकी हैं, और शायद यही कारण रहा है कि आज
विपक्ष हो या पक्ष हो, दिलों में उन्होंने स्थान बना लिया है। जीतने का गारंटी 99% तय है कि भविष्य की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ही होंगी। और इस तरह से भारत के राष्ट्रपति आदिवासी जनजाति, भारत के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति, भारत के गृह मंत्री पिछड़ी जाति और भारत के कैबिनेट मंत्रियों में 27 पिछड़ा और 12 केंद्र में कैबिनेट मंत्री दलित। और इस तरह से हुआ पिछड़ों का सरकार, दलितों का सरकार। आप भी हंस रहे होंगे अब। जब इतना ही सत्य है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में चौखट लांघने क्यों नहीं दिया गया? अछूत होने के कारण, छोटी जात की होने के कारण। खैर, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं। मोदी जी ने तो इतना संदेश दे ही दिया है कि गरीबों के प्रति, समाज के अंतिम पौदान पर बैठे शोषितों के प्रति, लाचारों के प्रति कितना प्रेम रखते हैं, कितना आदर करते हैं। और शायद यही कारण है कि रामनाथ कोविंद जी को भी उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, अब द्रौपदी मुर्मू जी को भी बनाने जा रहा है। मगर टीवी 9 पर एक समाचार ने मेरे दिल की घंटी बजा दी। सुना है कि द्रौपदी मुर्मू जी के गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा। अगर यह सही है तो दुर्भाग्य है, या हंसना है या रोना है, अब आप खुद ही तय कर लीजिए। विश्व गुरु का ख्वाब हम सब देख रहे हैं, जो भारत विदेशों में अपना डंका बजा रहा है। 2022 में होने वाली उन महामहिम राष्ट्रपति जी के गांव में अभी तक बिजली नहीं है। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? किसी से बताइएगा मत। सुनने में आया है कि आनंद फानन मुहा पे बिजली भी लगाया जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे बिहार में एक कहावत है, सबका सिंगार गेगो में बिगाड़। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसी महिला जो पूर्व में झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, अब राष्ट्रपति के लिए मनोनीत की गई हैं। ऐसे में उनके गांव में बिजली ना होना आपको खटकता नहीं? क्या वो गवर्नर होते हुए अपने आप को इतना भी नहीं कर सकती थी कि उनके गांव में बिजली हो? खैर, ये सब अब कोई अर्थ नहीं रखता। द्रौपदी मुर्मू जी का तो राष्ट्रपति होना तय हो गया है। सुना भी है कि पंजाब का अकाली दल भी समर्थन में उतर आया है। नीतीश कुमार जी कुछ पत्ता खोले या ना खोले, दुनिया जानती है कि वो इधर से उधर नहीं हो सकते। हेमंत सोरेन जी भी स्पष्ट बोल ही दिया। वो तो अभी दिल्ली से घूम के आए, अमित शाह जी से मिलकर भी आए हैं और उड़ीसा के ही हैं, तो नवीन पटनायक जी इधर उधर जा नहीं सकते हैं। तो लगभग जीत सुनिश्चित ही है। किंतु कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल किया गया, टालने की कोशिश की गई, वो सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता की ही बात नहीं थी मित्रों, उसमें कुछ राष्ट्रपति चुनाव का भी कुछ अंश छुपा हुआ था। फिर भी जब एक IAS राजनीति के मजा हुआ खिलाड़ी यशवंत साहब जब इस तरह की बात करते हैं, सुनिए। राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। अगर ये होता कि वे पार्टी के नेता तय कर देंगे तो पार्टी के नेताओं को संविधान में अधिकार दिया गया होता। संविधान में व्यवस्था है नो विप एंड सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट में वोट कौन डालेगा? MLAs MP डालेंगे। तो बात वहां जाती है ना, वो वोटर्स हैं, उनका अधिकार है किधर वोट डालें। तब हम जैसे लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कुछ तो बात रही होगी। सुब्रमण्यम जी नाराज, मोहन भागवत साहब नाराज। सुनने में तो यहां तक आया है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी नाराज हैं। तो क्या मैं ये मानकर चलें कि भाजपा के जितने भी पुराने नेताओं का भी कुछ साथ हमारे यशवंत साहब को मिलने वाला है? अगर हाँ, तो घबराइएगा मत, इंतजार कीजिएगा 18 जुलाई का। निसंदेह आजाद भारत का सबसे रोचक चुनाव होने जा रहा है मित्रों। जीत तो सुनिश्चित है द्रौपदी मुर्मू जी का, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और यह भी तय है, मान के चलिएगा, कि मोदी 50 से 60 लोकसभा सीट बेशक हार जाए तो हार जाए, किंतु राष्ट्रपति चुनाव वो कभी नहीं हार सकते। इसलिए मेरे तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी की जीत की अग्रिम बधाई, शुभकामना। आशा है आज आप रामनाथ कोविंद जी की तरह रबर स्टैंप नहीं बनेंगी। आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए आप सदैव खड़ी रहेंगी। अब देखना होगा कि आपके द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा आदिवासियों के सबसे बड़ी समस्या जल, जंगल और जमीन की है, वो सॉल्व होगा या वो भी अंबानी और अडानी के खाते में जाएगा। बहरहाल पूरे भारत देश को राष्ट्रपति चुनाव की हार्दिक बधाई। उम्मीद है जो भी राष्ट्रपति हो ईमानदार हो, स्वच्छ हो, रबर स्टैंप ना हो, बेचारे ना हो।
इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।